हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज की जो पूरी एक सीरीज चल रही थी उसमें आज हम लोग एक नया वीडियो ला रहे हैं आपके सामने, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोहनजोदारो के और इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आई वुड लाइक यू ऑल टू के आप हमारी चैनल पे जाइए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग आपके लिए आने वाले टाइम पीरियड में ला सके। ठीक है। और इससे पहले की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप अगर हमारे एनसीईआरटी हिस्ट्री के प्ले लिस्ट में चले जाएंगे तो आपको इसके पहले के सारे वीडियोस जो मोहनजोदारो हम लोगों ने स्टडी किया, उसका स्ट्रक्चर देखा, उसका आर्किटेक्चर देखा, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती है। ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्शन को शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे जो कि स्पेशली डेडिकेटेड थे सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। जनरली जो मोहनजोदारो हमने देखा, जो हड़प्पा हम लोगों ने देखा, वो ऐसे बड़े सेंटर्स है जहाँ पे ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादातर होती थी। वहाँ पे कह सकते हो कि किंगशिप थी, तो वहाँ पे उस हिसाब से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी थोड़ी ज़्यादा रहती थी। लेकिन चान्हू दड़ो जैसे बहुत सारे छोटे सेंटर्स भी थे जिसकी जो आप कह लो कि जियोग्राफिकल एक्सपांशन है वो करीब करीब 7 हेक्टर्स तक सीमित थी। ठीक है। मतलब पूरा शहर, चान्हू दड़ो का पूरा शहर 7 हेक्टर्स में आ जाता था। अब उसका कंपेयर में अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो वो 125 हेक्टर का पूरा एक सिटी था। राइट। आप कंपेयर कर सकते हो चान्हू दड़ो जिसकी साइज 7 हेक्टर्स में है, उसके सामने मोहनजोदड़ो जिसकी साइज 125 हेक्टर्स में है। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये ऐसे सारे टाउन्स थे, सिटीज थे जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, गैदरिंग्स और ये सब ज़्यादा हुआ करता था। अब ऐसे सिटीज जो, ऐसे टाउन्स जो कि चान्हू जितने स्मॉल थे, वो आपके पर्टिकुलर क्राफ्ट प्रोडक्शन के मामले में थोड़े ज़्यादा आगे थे। ठीक है। यहाँ पे तीन मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा टाउन्स की। एक है हमारा चान्हू, देन आपको यहाँ पे नीचे बात की गई होगी नागेश्वर एंड बालाकोट। ठीक है। अब हम ये तीनों सेंटर्स को पहले एक बार मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऊपर हम लोगों ने मैप पढ़ा था, जब ये हमारा मैप वन की बात आती है, मैप वन यानी कि ये वाला जो कि मैच्योर हड़प्पन का जो एक आपका देख सकते हो यहाँ पे टाउन्स दिखाता है, सम इम्पोर्टेंट मैच्योर हड़प्पन साइट्स। ठीक है। अब उसमें तीन सेंटर थे आपके, चान्हू दरो, बालाकोट एंड नागेश्वर। ठीक है। उसमें आप देखिए कि चान्हू दरो ये रहा आपका। ठीक है। देन बालाकोट आपका यहाँ पे है एंड नागेश्वर आपका गुजरात के इस पर्टिकुलर रीजन में है। अब इसमें से चान्हू दरो और बालाकोट दोनों के दोनों आज के पाकिस्तान में है, और नागेश्वर आज के आपका ये जो गुजरात राज्य है उसमें आता है। ठीक है। और नागेश्वर आपका, अगर आपको पता हो, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है हमारा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ठीक है। वो यहाँ पे लोकेटेड है, सिचुएटेड है। तो चान्हू दड़ो, बालाकोट एंड नागेश्वर, इसमें चान्हू दड़ो 7 हेक्टर्स में फैला हुआ था और यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप्स के क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था। बालाकोट एंड नागेश्वर, इन दोनों को इसलिए हमें याद रखना है क्योंकि ये दोनों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कोस्टल एरियाज में देखने को मिलेंगे। ठीक है। और कोस्टल रीजन्स का जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो डिफ्रेंशिएट करता होगा चान्हू दरों से, जो कि इनलैंड कहीं ना कहीं पोर्शन रहा है। ये भी अगेन अगर आप देखना चाहोगे तो ये इंडस की ब्रांचेस रिवर जो है वही के ऊपर आया हुआ है चान्हू दरो। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के ऐसे सेंटर्स ऐसे थे जहाँ पे प्रेशियस स्टोन्स मिल जाते थे आपको रिवर्स में से। ठीक है। रिवर्स या तो ओशियंस या सीज में से। ठीक है। रिवर्स का एग्जांपल चान्हू दड़ो आपका, एंड नागेश्वर एंड बालाकोट जो कि अगेन आपके एक ऐसे कोस्टल रीजन में आए हुए हैं जहाँ पे अलग टाइप का प्रोडक्शन हो रहा होगा। ठीक है। इस पर्टिकुलर मैप को मैं 2 मिनट यहाँ पे पोस्ट ले रहा हूँ और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आइडिया आ जाए कि किस तरीके से क्राफ्ट प्रोडक्शन। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ तीन सिटीज़ को, ये चान्हू दड़ो हमारा, ये बालाकोट और ये नागेश्वर। ठीक है। जो कि मेजर आपके क्राफ्ट प्रोडक्शन के इम्पोर्टेंट टाउन्स रह चुके हैं। ठीक है। आई गेस आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स मूव ऑन टू और थियोरी पोर्शन, जो ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में एक्सप्लेन करता है। राइट। यस। हियर वी गो।
Chanhu-Daro, this is a tiny settlement, less than 7 hectares, and Mohenjo-Daro, in compared to 125 hectares, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। यहाँ पे चान्हू दरो की बात हो रही है। चान्हू दरो स्पेशली डिवोटेड था आपके क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। वहाँ की मेजर एक्टिविटी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता था? क्राफ्ट प्रोडक्शन के साथ साथ आपके बीड मेकिंग भी आता था, शेल कटिंग आता था, मेटल वर्किंग आता था, सील मेकिंग आती थी, और वेट मेकिंग आती थी। अब देखिए कि जिन जिन चीज़ों का मोहनजोदारो, हड़प्पा जैसे बड़े बड़े सिटीज में, टाउन्स में इस्तेमाल होता था, वो सारी की सारी क्राफ्ट की चीज़ें, सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की चीज़ें आपके क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर चान्हू दरों में बनती थी। आप देखिए आपका बीड मेकिंग, जो कि एक पार्ट ऑफ ज्वेलरी आप कह सकते हो, ज्वेलरी के तौर पे यहाँ पे लोग पहनते थे। शेल कटिंग, मेटल वर्किंग जो रेगुलर यूज़ में आप लोग यूज़ करते थे। सील मेकिंग, जिसे आपको बहुत पता होगा कि बहुत सारे मोहनजोदारो, हड़प्पा जैसे जो पूरा सिविलाइजेशन है, उसमें बहुत सारी सील्स मिली हुई है हमें। ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमें डिवोट करती है कि कोई ना कोई हम लोग इसे राज घराने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। ठीक है, मतलब कि रॉयल पर्पज से इस सील्स को इस्तेमाल किया गया होगा, ऐसा माना जाता है। तो ये सारी सील्स कहाँ पे बनती थी? क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर आपके चान्होदरों में बनती थी। इसके बाद आपका वेट मेकिंग, जो डे टू डे ट्रेडिंग एक्टिविटीज में यूज होता था, वो वेट मेकिंग भी आपके चान्होदरों में बनता था। तो आप सोचिए कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के साथ साथ इतनी सारी चीजें हैं जो आपके चान्होदरों में बनती थी। इसीलिए कहा जाता है कि वो टोटली डिवोटेटेड था आपके क्राफ्ट प्रोडक्शन को। इस पर्टिकुलर हड़प्पन सिविलाइजेशन का अगर क्राफ्ट सेंटर किसे माना, क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर किसे माना जाता है, तो दैट इज योर चान्होदरो। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें यूज होती थी हर एक चीज़ों को बनाने में? तो यहाँ पे बोला गया है कि वेराइटी ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक बीड्स, मतलब कि बीड्स बनाने के लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया जाता था। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि स्टोन्स लाइक कार्नेलियन, कार्नेलियन एक ब्यूटीफुल रेड कलर का स्टोन होता है, वो कार्नेलियन स्टोन, जास्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट, ये सारी चीज़ें बीड्स के बनाने के लिए, बीड्स के मटेरियल्स को बनाने के लिए यूटिलाइज होती थी, और कहीं ना कहीं बीड्स को भी बनाने के लिए इसे यूटिलाइज किया जाता था। फिर मेटल्स, मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। यहाँ पे गाइस एक मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर बीड्स की बात करें, तो अगर आपको प्रीलिम्स में पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बीड्स मेकिंग के लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता था, तो आप देख सकते हो कि कार्नेलियन, जास्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स एंड स्टीएटाइट, ऐसे स्टोन्स और ऐसे बीड्स आपके लिए, ऐसे जो बीड मटेरियल है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर इसमें से कोई चीज़ ऑप्शन में हो और आपने इसे गलत आंसर दे दिया, तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन से मेटल से जानकार थे। तो यहाँ पे 3 मेटल से याद रखना, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। ठीक है, बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग गोल्ड के जानकार नहीं थे, ट्रू और फॉल्स? तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए फॉल्स, क्योंकि उनके पास गोल्ड की जानकारी थी, गोल्ड का उन्हें नॉलेज था। ठीक है, कॉपर और ब्रॉन्ज तो सीधी सी बात है, सबको पता ही होगा, क्योंकि उसकी बहुत सारी हमें रिमेन्स भी मिले हुए हैं। बट ये चीज़ याद रखना कि गोल्ड का भी उन लोगों को नॉलेज था, मतलब गोल्ड भी कहीं ना कहीं उनकी रेगुलर लाइफ में प्रिजर्वेंस रखता था। देन मटेरियल्स लाइक शेल, फेंस एंड टेराकोटा और बर्न्ट क्ले। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी, फेंस का पॉट हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि दो चार मटेरियल्स को यूज़ करके, क्ले वर्क को यूज़ करके, उसको कलर अप करके जो है फेंस पॉट बनाए जाते थे, जो कहीं ना कहीं आपके वाइन या तो फिर कोई ना कोई आपके परफ्यूम या ऐसी कोई चीज़ों के लिए वहाँ पे स्टोर किए जाते थे। देन टेराकोटा और बर्न्ट क्ले, टेराकोटा हम लोग नीचे देखने वाले हैं, उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपके टेराकोटा का एग्जांपल। ये एक ऐसी लेडी का आपको पिक्चर है यहाँ पे, जो कि टेराकोटा मिट्टी से बनाई गई है, टेराकोटा क्ले से बनाई गई है। इस टेराकोटा का मतलब यही होता है कि मिट्टी को, क्ले को एक थोड़ा सा एक शेप में लाके उसे बर्न किया जाता है। ठीक है, उसे जलाया जाता है पॉट में, जैसे आपके जो कुम्हार लोग होते हैं वो करते हैं, पोटर जो होता है वो करता है उसी तरीके से। एंड देन वो एक जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा पहले कच्चा होता है, देन उसे पोटर बर्न करता है, तो उसके बाद वो पूरा टेराकोटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि रॉक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट? तो इस तरीके से ऐसी चीज़ों का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। सम बीड्स वेयर मेड अप ऑफ 2 or more स्टोन्स सीमेंटेड टुगेदर, सम ऑफ स्टोन विथ गोल्ड कैप्स। ठीक है,
यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारे बीट्स आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो एक किसी एक स्टोन से नहीं बल्कि दो या दो से ज्यादा स्टोन से मिला के बनाए गए हो। ठीक है, और उन सबको एक साथ में सीमेंट के तौर पर यहाँ पे जोड़ा गया हो। ठीक है, सीमेंट के फॉर्म्स पे जोड़ा गया हो। देन कुछ स्टोन्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि गोल्ड कैप्स उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। अगर आपको पता हो तो आजकल ऐसा बिजनेस भी चलता है जहाँ पे जो है आपके जो भी रिमार्केबल वैल्यूएबल ज्वेलरीज है, उस ज्वेलरीज को यहाँ पे जो है गोल्ड का कैप्स चढ़ाया जाता है। ठीक है, गोल्ड की जो आप कह रहे हो परख चढ़ाई जाती है, और फिर वो टोटल गोल्ड का नहीं होता, नीचे उसका कॉपर या तो ब्रॉन्ज का वो मटेरियल होता है, और उसके ऊपर को आपके गोल्ड का पूरे प्लेट चढ़ाई जाती है। ठीक है, जिसे गोल्ड प्लेटेड आप ज्वेलरी आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये उसी की बात है। ठीक है, तो ये टेक्निक आपके मोहनजोदारो और इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में भी चल रही थी। तो आप सोचो कि ये गोल्ड प्लेटिंग की जो पूरी एक यहाँ पे आप कह लो कि टेक्निक है वो कितनी पुरानी है, राइट। बहुत सारे ऐसे शेप्स थे जिसके बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो बहुत ही परिचित थे, जिसमें आपका डिस्क शेप आ गया। सिलेंड्रिकल डिस्क शेप यानी कुछ ऐसा शेप आएगा आपका, सिलेंड्रिकल यानी कि ऐसा कुछ आपका शेप आपको देखने को मिल जाएगा। देन आपका स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल यानी कि ऐसा गोल 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 तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसा अर्थ है हमारी अर्थ जैसा शेप आपको देखने को मिल जाएगा। बैरल शेप यानी कि कुछ ऐसा आपको शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से ये बैरल शेप। एंड सेगमेंटेड, सेगमेंटेड यानी कि एक अगर पूरा ये गोल्ड का ये सर्कल सर्कुलर शेप है तो उसके चार पार्ट में उसे सेगमेंट किया गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इतने सारे शेप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसी शेप्स में वो लोग कहीं ना कहीं अपनी ज्वेलरीज या अपने बीड्स को यहाँ पे इम्पोर्टेंट वे में पूरा काव करते थे, पूरा बनाते थे, और उसे एक यूटिलाइज फॉर्म में प्रेजेंट करते थे, राइट। सो दिस इज इतने शेप्स थे जिसके बारे में ये लोग जानकार थे, तो ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इट गोज टू some were decorated by incising or painting and some had designs each onto them। ठीक है, बहुत सारे ऐसे थे जिसके ऊपर से फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे बैरल शेप की बात करी, तो बैरल शेप ऐसा नॉर्मल सा शेप होता होगा, उसके ऊपर पेंटिंग या तो इंसाइजिंग की गई होगी। ठीक है, इंसाइजिंग यानी कि इस पर्टिकुलर चीज में किसी का इनले, किसी स्टोन का किसी पर्टिकुलर मटेरियल का इनले करना, या तो फिर इसके ऊपर पेंटिंग की गई होगी, या तो फिर ऐसी कुछ डिजाइन होगी जो इसके ऊपर बनाई गई होगी, से फॉर एग्जांपल जियोमेट्रिकल डिजाइंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके बीड मेकिंग में एंड अदर क्राफ्ट प्रोडक्शन में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल है आपके बीड्स का। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये आपके बीड्स है। ठीक है, ये वो पूरी माला है। ठीक है, अब यहाँ पे आप माला में अगर देखोगे, नेकलेस में अगर देखोगे, तो उसके जो एक्सट्रीम पोर्शन है यहाँ पे जो है एक पोर्शन खुला हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस कली का ये जो आप ये देख रहे हो, ये जो सारे कलीज है वो यहाँ पे लगाई गई होगी, और उस इन दोनों के बीच में आपका ये बीड सेट होता होगा। ठीक है, तो बीड जो है वो अल्टीमेटली कैसा है, यहाँ पे अगर से फॉर एग्जांपल ये माला है, तो इसके दोनों छोर पे आपको ये जो साइड में लगी लगी हुई है वो देखने को मिलेगी, और इसके बीच में आपको यहाँ पे बीड फिट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके आगे का पोर्शन है, इसे गले में पहना जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो कुछ इस तरीके से आपका बीड मेकिंग यहाँ पे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिल जाता था, राइट। यस, आगे देखते हैं। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफरेंट डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। ठीक है, अब हर एक मटेरियल का जो यहाँ पे बीड बनाना है, बीड मेकिंग है, वो डिफर करता है, उसकी टेक्निक डिफर करती है। ठीक है, स्टीएटाइट अ वेरी सॉफ्ट स्टोन वॉज इजीली वर्कड। ठीक है, स्टीएटाइट एक ऐसा स्टोन था जो कि बहुत ही सॉफ्ट था, तो इसके ऊपर जो भी अगर कामकाज करना है, उसके ऊपर कोई भी मटेरियल को उसे काव करना है या उसमें से कुछ अगर बनाना है, तो बहुत ही ईजी हो जाता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे थे, बहुत सारे बीड्स ऐसे थे जिसको पहले माउल्ड किया जाता था। ठीक है, किसके साथ उसे मोल्ड किया जाता था, स्टीएटाइट के पाउडर के साथ। ठीक है, ताकि उसे थोड़ा सा सॉफ्टी बना जा सके, थोड़ा सा ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके कि जिसमें से उसको एक पर्टिकुलर शेप दे पाए हम लोग। दिस परमिटेड मेकिंग अ वेराइटी ऑफ शेप अनलाइक द जियोमेट्रिकल फॉर्म्स मेड आउट ऑफ हार्डर स्टोन्स। ठीक है, अब बीड मेकिंग में और जियोमेट्रिकल फॉर्म्स में दो ही डिफरेंस, एक मेजर डिफरेंस यही था आपका कि बीड मेकिंग में अगर आप लोग स्टीएटाइट का पाउडर का यूज करते हो,
तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको एक ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है जैसे कि एक क्ले होता है, ठीक है। और उस क्ले में से आपको शेप देना बहुत ही ईजी पड़ जाएगा। अब एक स्टीएटाइट के पाउडर का क्ले में से शेप देना इजी है, या एक पत्थर को शेप देना इजी है, ये आप लोग डिसाइड करके बताओ, ठीक है। सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको क्ले में से शेप देना बहुत इजी रहेगा। तो इसीलिए जो है आपके जो स्टीएटाइट पाउडर का यूज किया जाता था ज्यादातर आपके बीड मेकिंग में, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने आपको ऊपर भी एक बात बोली कि बहुत सारे जो ऐसे शेप्स थे जिसके ऊपर पेंटिंग या इचिंग या आप कह लो कि इनले वर्क जैसे टेक्निक्स यहाँ पे देखने को मिल जाती थी, इनसाइजिंग जैसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हो आपके सामने ये वाला, ठीक है, जहाँ पे आपको 4 से 5 इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो है वो आपका कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हो कि उसी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ये देखो, ये बैरल शेप है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बैरल शेप आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके ऊपर पेंटिंग नहीं करी गई, उसके ऊपर जो है वो इंसाइजिंग की गई है, मतलब डिजाइन ऐसी बनाई गई है, एचिंग ऐसी की गई है, ठीक है। सो दिस इज हाउ जो जो पर्टिकुलर इन सब चीज़ों का जो क्राफ्ट का प्रोडक्शन था वो ये इस पर्टिकुलर लेवल का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता था चान्हो दौड़ों में से, ठीक है। Archaeologists' experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई आपका जो कार्नेलियन है वो रेड कलर का ही क्यों होता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्हें जानने को मिला कि भाई जो रॉ मटेरियल होता है जो येलोइश कलर का होता है, और दूसरे छोटे मोटे ऐसे बीट्स जो कि इसमें बनाए जाते हैं, तो उन सब लोगों को कंबाइन करके अगर थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क किया जाए, उसको फायरिंग दिया जाए, तो आपका जो कार्नेलियन का जो रेड कलर है वो आपको ऑब्टेन हो जाएगा। Nodules were chipped into rough shaped and then finally flaked into a final form, ठीक है। नोड्यूल्स क्या होता है मैं आपको बता दूं। नोड्यूल्स जो है, से फॉर एग्जांपल अगर मैंगनीज की बात करें, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा गोल पत्थर जैसा होता है जो कि मैंगनीज का बना होता है, ठीक है। ये नेचुरली मिलता है हमें, इसे बनाया नहीं जाता, ये हमें नेचुरली कहीं ना कहीं जगहों से मिल जाता है। तो समझ लो कि ये नोड्यूल है, ठीक है, और मैंगनीज का नोड्यूल है। और इसे जो है तो पहले क्या किया जाएगा, इसे पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। मतलब इसको फायरिंग देंगे, इतना गर्म कर देंगे कि इसका जो शेप है वो टोटली जीरो हो जाए, ठीक है। फिर उसको जो है उसको अलग से इसके ऊपर काम करके, इसमें दो ऑप्शंस थे, या तो इस पर्टिकुलर नोड्यूल को आप पूरा सा फायरिंग करके जैसे आयरन के लोहा को पिघला के बनाया जाता है शेप, वैसा बनाओ। या तो फिर दूसरा ऑप्शन की ये नोड्यूल्स को ही फ्लैग कर दो, ठीक है, नोड्यूल्स को ही क्रिस्टल क्लियर कट कर दो और इसमें से आपका जो भी एलिमेंट आपको बनाना है वो बना लो। दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो नोड्यूल्स को जनरली इस तरीके से यूज किया जाता था। देन ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस, ठीक है। इन सब चीज़ों में जब मैंने ये जो दो प्रोसेस आपको बताए, उसके बाद की प्रोसेस आती थी ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग, जो कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट जो भी होगा, चाहे वो ऑर्नामेंट हो, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो कोई यूटिलिटेरियन कोई ऐसा मटेरियल हो, उसको जो है ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग करके फाइनल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में फॉर्म किया जाता था। एंड देन उसे यहाँ पे यूज किया जाता था फॉर हाउस होल्ड एंड अदर सच पर्पसेस। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चान्होदड़ो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो ड्रिलिंग है, यहाँ पे जो ड्रिलिंग की बात हुई, वो ड्रिलिंग यहाँ पे आपको 3 जगह से हमें मिली है। चान्होदड़ो, लोथल एंड आपका धोलावीरा, ठीक है। चान्होदड़ो हम लोगों ने ऊपर देख लिया कहाँ पे आया हुआ है, और लोथल और धोलावीरा आपको पता है यहाँ पे जो है गुजरात में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों जगह से हमें जो है स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स भी फाउंड मिली है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ड्रिलिंग की प्रोसेस सिर्फ चान्होदड़ो में ही नहीं, बल्कि लोथल और धोलावीरा में भी कहीं ना कहीं होती होगी, ठीक है। लोथल में होना ज्यादा लाजिम है, क्योंकि लोथल आपको पता है कि सबसे पुराना आपका कोस्टल रीजन था, जिसके आजू बाजू आपके गल्फ ऑफ कैम्बे या तो फिर गल्फ ऑफ खंबात आपको पड़ जाता था, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि लोथल में से मिलना इज क्वाइट ऑब्वियस, बट धोलावीरा में से हमें क्यों मिला, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्योंकि ना तो यहाँ पे आपको धोलावीरा यानी आपका कच्छ का रीजन, ना ही वहाँ पे कोई आपके रिवर थी जो 24/7 वहां से बहती रहती हो, और आपको पता है कच्छ का रीजन यानी कि टोटली डेजर्ट एरिया, ठीक है। तो वहां पे था आपका धोलावीरा, और धोलावीरा में से हमें ड्रिलिंग की ये जो पूरा एक ड्रिल्स होती है वो यहाँ पे मिली हुई है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, धोलावीरा में से क्यों मिली, ठीक है। हम लोग इसको डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू गाइस, ओके।
नाउ इफ यू लोकेट नागेश्वर एंड बालाकोट, जो मैंने आप लोगों को बताया, नागेश्वर आपके गुजरात में आ जाता है, देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट में, और आपका जो बालाकोट है वो आज के पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। दोनों के दोनों सेटलमेंट्स जो है वो कोस्टल रीजन्स है, ठीक है। दोनों को दोनों सेटलमेंट्स कोस्टल रीजन में। मैं वापस आपको अगले वाले मैप में जाके दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादातर क्लियर हो जाए, राइट। ये रहा आपका मैप, और इसमें आप देखिए ये आपका बालाकोट रहा, और ये आपका नागेश्वर रहा। नागेश्वर ये आपके गुजरात के पोर्शन में है, और ये आपका ये जो बालाकोट है ये आपके पाकिस्तान के पोर्शन में। तो नागेश्वर एंड अगर बालाकोट आप दोनों देखोगे तो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके कोस्टल एरियाज में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि कोस्टल जो स्पेशलिटीज होती है उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड था। देखिए कैसे, दिस वर स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स। अब आप सबको पता है कि अगर कोस्टल रीजन है तो वहाँ पे बहुत सारे शेल्स देखने को मिल जाएंगे आपको। तो शेल ऑब्जेक्ट्स में से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी, तो क्या बैंगल्स बनाए जाते थे, लेडल्स बनाई जाती थी, इनले वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आपका जो बैंगल्स, लेडल्स एंड आपका जो इनले वर्क है वो आपको ये दोनों सेटलमेंट्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलता है चान्हू दौड़ों के कंपैरिजन में, ठीक है। शेल ऑब्जेक्ट्स में से आपको बैंगल्स बनाए जाते थे, लेडल्स बनाए जाते थे, इनले वर्क यहाँ पे किया जाता था। Similarly, it is likely that finished products such as beads from Chanhudara and Lothal were taken to a large urban center such as Mohenjo-daro and Harappa. ठीक है। अब ऐसे जो सीधी सी बात है, जो ऐसे हम लोगों ने बात करी कि भाई नागेश्वर और बालाकोट में ये शेल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, चान्होदर और लोथल में हमारे ये जो है बीड मेकिंग होती थी, तो इसको सेल करने के लिए अब चान्होदरो, लोथल, ये सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होता था। तो उसे कहीं ना कहीं मार्केट भी चाहिए होगा। तो उस टाइम में उन लोगों का मार्केट क्या था, मोहनजोदारो एंड आपका हड़प्पा, ठीक है। यहाँ से लोग लोथल, चान्होदरो, नागेश्वर, बालाकोट से लोग मोहनजोदारो एंड हड़प्पा जाते थे अपनी चीजों को बेचने के लिए, ठीक है। और मोहनजोदारो में से उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता रहता था। सो दिस इज हाउ होल प्रोसेस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड सेलिंग इज वर्किंग, ठीक है। तो ये कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में था। अब देखिए, जानते हैं ऐसे कुछ सेंटर्स जो कि आपके प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते थे। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर फॉलोइंग, ठीक है। किस तरीके से सेंटर ऑफ प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई किया गया, किस तरीके से हमें पता चला कि चान्हू एक ऐसा सेंटर था, लोथल ऐसा सेंटर था, नागेश्वर बालाकोट ऐसा सेंटर था। तो उसके लिए आपके जो आर्कियोलॉजिस्ट है बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। तो उसमें कौन सी टेक्निक प्राइमरी है, आप देखिए कि रॉ मटेरियल सच एज स्टोन नोड्यूल्स, होलसेल्स, कॉपर और टूल्स, अनफिनिश ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल, आपका स्टोन नोड्यूल, वॉल सेल्स, कॉपर और यहाँ पे आपका जो टूल्स हैं जो कि अनफिनिश ऑब्जेक्ट्स होते हैं, साथ ही साथ आपके रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। इन सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे आपके यूज़ किया जाता है फॉर फाइंडिंग द, आइडेंटिफाइंग द सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो वेस्ट मटेरियल, West is one of the best indicators of the craft work. For instance, if shell or stone is cut into making the objects, then pieces of these materials will be discarded or as waste at the plate of production. यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आप जिस किसी भी शहर या टाउन में रहते हो, ठीक है, उस टाउन में एक गोल्ड मार्केट जरूर होगा जहाँ पे ज्वेलरीज बेची जाती होगी, बनाई जाती होगी। अगर आप उस मार्केट में जाके देखोगे, ठीक है, पूरे दिन वो मार्केट चालू रहता है, लेकिन शाम को जब वो मार्केट जो है वो बंद हो जाता है, तो स्वीपर्स क्या करते हैं, स्वीपर्स आके जो भी कचरा वचरा होता है वो वहां से निकाल लेते हैं। अगर आप उस कचरे को भी बेचोगे ना तो भी आप माला माल बन सकते हो। क्यों? क्योंकि वो ज्वेलरी मार्केट है। ज्वेलरी मार्केट में कहीं ना कहीं कचरे में आपको वेस्ट देखने को मिलेगा, और वो वेस्ट किसका होगा, वो वेस्ट होगा गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का, ऐसी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स का। समझ में आ रहा है? तो यही चीज यहाँ पे भी बोली गई है कि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसे जनरली फेंका जाता है, उसे तो कहीं पे यूज नहीं किया जाता। तो वेस्ट मटेरियल एक ऐसी चीज है कि अगर हमें कहीं से वेस्ट मटेरियल मिलता है तो वी कैन
इजीली आइडेंटिफाई कि ओके भाई, यहाँ पे अगर हमें बीड मेकिंग का वेस्ट मटेरियल मिला है तो मतलब कहीं ना कहीं इस जगह पे आपका बीड मेकिंग होता होगा पुराने टाइम में। ठीक है, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे एक कह सकते हो कि आपका अनुमान लगाते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट यहाँ पे वो लोग करते हैं, ऐसा एजम्पशंस वो लोग ले लेते हैं। तो इस तरीके से पूरा जो सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसके लिए इन सारी चीज़ों का रॉ मटेरियल, स्टोन नोड्यूल्स, होलसेल्स, कोपल और टूल्स, अनफिनिश ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स का यहाँ पे यूटिलाइजेशन, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। राइट। अब गाइज यहाँ पे देखिए कि आपके बाजू में जो है एक ऐसी टेराकोटा लेडी की पूरा एक फिगर देखने को मिलेगा। आप इसके लगा सकते हो कि ये एक लेडी होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि दो चीज़ें हो सकती है। ट्राई टू डिस्क्राइब दिस फिगर इन योर ओन वर्ड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन में या तो आपकी मेंस एग्जामिनेशन में आपको ये देखने को मिल जाएगा, यूपीएससी मेंस, जीपीएससी मेंस में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपको फिगर दे देते हैं और उसे आपको डिस्क्राइब करना होता है। तो व्हाई नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, आप उस पर्टिकुलर फिगर को अगर आइडेंटिफाई कर रहे हो तो उसको डिस्क्राइब करो। सबसे पहले कि भाई ये कोई एक टेराकोटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये एक टेराकोटा स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो इसने पर्टिकुलर ऊपर से लेके पूरा हाफ बॉडी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो अपर पोर्शन है आप बॉडी का वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एक हाथ है, दूसरा हाथ कहीं ना कहीं डैमेज हुआ होगा, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। इस पर्टिकुलर टेराकोटा फिगराइन में आपको देखने को मिलेगा कि ब्यूटिफिकेशन कैसे होता था उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान। ब्यूटिफिकेशन में आप देखो कि इस लेडी ने ऊपर अपने यहाँ पे क्राउन जैसा कुछ पहना हुआ है। ठीक है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो वो कुछ क्राउन जैसा है। ठीक है, जो कि सिग्निफाई करता होगा उस पर्टिकुलर लेडी का आप किसी ना किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करना। ठीक है, क्राउन आपको देखने को मिल जाता है। फिर उसने ब्यूटिफिकेशन के लिए अपने बालों में ये फूल सजा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप कह सकते हो कि भाई ब्यूटिफिकेशन के लिए नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का यूज ज्यादा होता था इन कंपेयर टू मटेरियलिस्टिक व्यूज। ठीक है, मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे फूल का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे कि यहाँ पे उनके गले में, ये मोहतरमा के गले में आपको कुछ ऐसा नेकलेस जैसा देखने को मिल जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि ब्यूटिफिकेशन के लिए नेकलेस का भी इस्तेमाल होता था, और साथ ही साथ इसने अपने गले के नीचे भी ब्रेस्ट पोर्शन में भी आप देख सकते हो कुछ ऐसा फिगर पहना हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं एज अ पार्ट ऑफ ज्वेलरी होगा ऐसा माना जाता है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने अपने बेली के पास अपना जो भी ये बेली का पोर्शन है वहां पे आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा सिंगुलर डिजाइन फॉर्म में यहाँ पे पहना हुआ है, जिसे आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं अगेन एज अ पार्ट ऑफ ब्यूटिफिकेशन, एज अ पार्ट ऑफ क्लोथिंग, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे इसे ऐड किया होगा। ठीक है, और उनकी आंखें यहाँ पे आपको लिटरली दिख रही है कि खुली आंखें हैं, जस्ट नोज थोड़ा डैमेज हो चुका है, एक हाथ टोटली डैमेज हो चुका है। ठीक है, दूसरा हाथ आपको देखने को मिल जाएगा। हाथ में आपको जनरली कोई ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन स्लाइटली आप कह सकते हो यहाँ पे जो राइट हैंड है उनका कुछ छोटा सा ऑब्जेक्ट उन्होंने हाथ के अगले वाले पोर्शन में भी पहना हो ऐसा लग सकता है। तो इस सब चीज़ों से इसे ऑर्नामेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने पहनी है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो फिगर है, ये जो जिस लेडी का फिगर है वो ऐसा ही होगा कि कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, कोई जनरल फैमिली से बिलोंग नहीं करती। राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ figures provided to you in examinations, and this is what it all about आपके क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, क्राफ्ट प्रोडक्शन के तीन मेजर सेंटर है, याद रखना। अगर पर्टिकुलर इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो फर्स्ट इज आपका चान्हो दड़ो, सेकंड इज आपका लोथल, थर्ड इज आपका बालाकोट या नागेश्वर। ठीक है, बालाकोट और नागेश्वर को दोनों आप कंबाइन याद रखोगे देन इट विल बी ऑल्सो फाइन, क्योंकि वहां पे आपका शेल प्रोडक्शन होता था, शेल ऑब्जेक्ट्स प्रोडक्शन होता था। यहाँ पे जानवो दड़ो में आपके बीड मेकिंग एंड ये सारी स्टील मेकिंग, मेटल वर्किंग, शेल कटिंग, जो सारी प्रोसेस थी वो रहती थी। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट्स है जिसको बनाया जाता। ठीक है, ज्वेलरी और हाउस होल्ड पर्पज के लिए। देन दिस आर द फिगर्स, राइट, पोटरीज जो कि आपको लोथल से मिली हुई है। ठीक है, और आपको दिल्ली के म्यूजियम में भी देखने को मिल जाएगी।
इज़ दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल चुकी होगी एंड मैंने इसको बहुत ही डिटेल्ड वे में समझाने का ट्राई किया हुआ है। सो आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कोई डाउट्स है तो उसे भी आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालें, और अगर डाउट्स नहीं है, मैंने जो आपको पूछा है, अगर वो भी आप बताना चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन में लेके आप उसका मुझे आंसर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए वीडियोस के साथ। बट बिफोर गोइंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। ठीक है।